हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एक बार फिर से देखिए, हम लोग लेके आए हैं एक क्विक रिवीजन की इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इंडियन पीनल कोड। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का एक क्विक रिवीजन की वीडियो डाली थी, जिस एक वीडियो के अंदर पूरे एक्ट को कवर करवा दिया था। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके इंडियन पीनल कोड को भी कवर है जो करा जाए एक रैपिड रिवीजन के तौर पे। अब रैपिड रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स को पढ़ दूं मैं और उसके बाद आपको कोई चीजें समझ ही ना आए। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है मैंने जहां पे देखी है चीजें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं, चैनल को चेक किया था मैंने एक दिन, तो उसके अंदर क्या चीज हो रही है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की वीडियो को काफी पसंद किया गया है। तो उसके ऊपर उन्हीं को देख के बच्चों ने डिमांड करी है कि सर एक और वीडियो बनाइए, हर एक सब्जेक्ट को आप लोग कवर करती है चलिए, कि जिससे कि हम लोग क्या करें, टाइम पे अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लें। तो उन्हीं चीजों की और आपके प्यार को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूं, पूरे आईपीसी को दोबारा दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके इसको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद आपका सीआरपीसी का सब्जेक्ट होगा, उसको भी क्विक रिवीजन करेंगे, उसको भी आपका दो पार्ट लगेंगे पक्के। तो इसी तरीके से मैं कोशिश ये करूंगा कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको एक एक वीडियो, एक एक पार्ट आपको डिवाइड करके पूरे सब्जेक्ट को मैं कवर करा दूं एक रैपिड रिवीजन के अंदर। अब रैपिड रिवीजन के अंदर अगर इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बिना वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आईपीसी को। आईपीसी आप सबको पता है कि जो भी लॉ का स्टूडेंट है उसको लॉ के साथ साथ, मतलब अपने जो अदर लॉज हैं उनके साथ साथ क्या है, आईपीसी की नॉलेज होना बहुत जरूरी चीज है। तो आईपीसी क्या इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, क्रिमिनल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक अलग रोल प्ले करता है हर एक पेपर के अंदर। जो भी आपका लॉ का पेपर है, मतलब लॉ से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जामिनेशन को ले लीजिए, हर एग्जाम के अंदर आपका आईपीसी आता है, एक बिहार जुडिशरी के एग्जाम को छोड़ के। बाकी सारी जगह पे आपका नेट का एग्जाम ले लीजिए, यूजी क्लैट का जो आपका एग्जाम है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके दिएंगे, क्रिमिनल पार्ट वहां दिया गया है। पीजी क्लैट को ले सकते हैं, जुडिशरी आपका हर स्टेट का है, एडीए है, एपीओ है, अदर लॉ के जितने एग्जाम है सबके लिए। तो बिना वेस्ट करे टाइम को आप लोग क्या करिए, अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है, लाइक आपके हाईलाइटर हैं, पेन है, रंगीले जो भी आप पेन यूज करते हैं, बेयर एक्ट है और एक रजिस्टर है, इन सारी चीजों को लेके बैठ जाइए। पानी वानी जो भी पीना है एक बार आप सेट होकर बैठ जाइए, क्योंकि 1 घंटे का मिनिमम सेशन मैं रखने वाला हूं। अभी लगभग जो टाइम है वहां से जब भी स्टार्ट करेंगे उससे लेके लगभग आपका 1 घंटे का ये सेशन आपका रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई तरीके का टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं आईपीसी के ऊपर। आईपीसी आपका 1860 का बना हुआ कोड है। अब 1860 के अंदर किन ने बनाया, लॉर्ड मैकॉले, जो फादर ऑफ द आईपीसी कहलाते हैं, लॉर्ड मैकॉले से स्टार्ट होता है। तो इनका जो पूरा नाम है एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा। इनके अंदर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले नाम दिया गया है, जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 के चेयरमैन थे। अब उनके अंदर जो अदर मेंबर ऑफ दी जो लॉ कमीशन के थे, उनके मेंबर के अंदर एक मैक्लॉयड, एंडरसन और मिलेट, ये 3 मेंबर अदर मेंबर थे, और एक आपके चेयरमैन थे जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन आपके मैकॉले, जिन्होंने आईपीसी का फादर बोला जाता है जिनको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे एक्ट नंबर हम लोग इसका सबसे पहले देखते हैं तो एक्ट नंबर 45 है। इनेक्टमेंट इसकी बात करते हैं तो 6 अक्टूबर 1860। अमेंडमेंट फर्स्ट हुई थी 1870 के अंदर, एक्ट नंबर 14 ऑफ द 1870। फिर लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो आपकी 2018 के अंदर थी, उसके अंदर जो 11 अगस्त 2018 को इसको एसेंट मिली है। और एनफोर्समेंट इसकी बैकडेट पे, जिस दिन से इसको मेनली जिसको एसेंट मिली थी, जहां से आपकी सारी चीजें कवर होनी चाहिए, जिस दिन आपका बिल पास हो गया था उस दिन से इसके एनफोर्समेंट में रखी गई है, 21 अप्रैल 2018। उससे पहले आपकी 2013 की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर 2 अप्रैल 2013 को एसेंट मिली थी, और एनफोर्समेंट था आपका 3 फरवरी 2013 का। अब इसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपल है वो आपके दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 to 5A के अंदर और चैप्टर नंबर 23 के अंदर। स्पेसिफिक जो आपके दे रखे हैं प्रिंसिपल वो डील करे गए हैं चैप्टर नंबर 6 to 22 के अंदर। लेटेस्ट जो भी आपका इसके अंदर बात होगी अमेंडमेंट की वो साथ साथ चलती जाएगी। इनके अंदर आपके लार्जेस्ट चैप्टर की बात करूं तो वो आपका है 17th चैप्टर, और स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे तो वो आपका है 23rd। अब इसके अंदर बात आती है कि इसको स्टार्ट करने से पहले, एक बेसिक बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या चीजें अदर डील करते हैं। अब इनके अंदर हमने देखना होता है कि टोटल सेक्शन, जैसे हमने बात कर ली 511 टोटल सेक्शन है। अब उन्हीं सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आपके ऐड होते गए हैं, तो वो सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। न्यूली इंसर्टेड सेक्शन की एक लिस्ट बना लीजिए। रिपेल्ड सेक्शन कौन से ईयर में कौन सा ओमिट किया गया सेक्शन, उसकी लिस्ट बना लीजिए। उसकी जो फोटो है ना नोट्स की, उसमें से मैं इंस्टाग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा लूंगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लेना। अब इनकी लिस्ट मिल जाएगी। टोटल एक्सेप्शन, मतलब कई बार ये सेक्शन आपका कुछ पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कितनी है जो आपकी एक्सेप्शन दी गई है,
तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है, बाकी सारे आपको निकाल लेनी है। 499 के अंदर आपकी 10 एक्सेप्शन दी गई है, सेक्शन 300 है जैसे उसके अंदर 5 एक्सेप्शन दी गई है, तो उनको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है टोटल एक्सप्लेनेशंस, पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कितनी है जो आपकी एक्सप्लेनेशन है। तो लाइक 354C है, उसके अंदर 2 एक्सप्लेनेशन है, 376C के अंदर 4 एक्सप्लेनेशन है, 375 के अंदर 2 एक्सप्लेनेशन, 299 के अंदर आपकी 3 एक्सप्लेनेशन है और 300 के अंदर आपकी 4 है, फोर्थली तक की दी गई है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से याद करनी है। फिर आपका बात आता है कि किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए कितने मिनिमम या फिर मैक्सिमम आपके कोई मिनिमम की लिस्ट मिलती है जैसे जनरली, तो मिनिमम कितने ऑफेंडर है जो वहां पे होने चाहिए। तो नंबर मतलब कि आपके क्रिमिनल की 376 की बात करें, गैंग रेप की बात करी गई 34, कॉमन इंटेंशन है 120 AB की बात करी गई है। AB के अंदर आपके जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो कोई सिंगल पर्सन ये सब कुछ नहीं कर सकता है। जहां कॉमन इंटेंशन चाहिए मतलब मोर देन 1 पर्सन चाहिए। 376 गैंग रेप पे तो गैंग बनाने के लिए आपका 1 से ज्यादा पर्सन चाहिए। 120 में कॉन्स्पिरेसी अगर करनी है तो भी 1 से ज्यादा पर्सन चाहिए, तो उसके लिए आपके क्या रहेंगे, मिनिमम 2 पर्सन रहेंगे। 149 की बात करें स्पेसिफिक ऑफेंस है, 391 की बात करें तो भी है डेकोइटी, तो उन सब के लिए मिनिमम आपके 5 ऑफेंडर होने चाहिए। फिर आपके 117 है, उसके लिए आपके कम से कम 10 ऑफेंडर पर्सन वहां पे इंक्लूड होने चाहिए। तो इनकी बात करी गई। इस तरीके से और कई सारे सेक्शन हैं जिनकी लिस्ट भी बाद में आपको मिल जाएगी। बात आती है डेथ सेंटेंस किन किन सेक्शंस के अंदर आपकी प्रोवाइड करी गई है। तो 121 में है स्टेट के अगेंस्ट आपके ऑफेंस, 132, 194, 302, 303 मिट्ठू सिंह पंजाब वाले केस के अंदर उसको हालांकि रिपील कर दिया सेक्शन को, लेकिन 303 के अंदर दी गई थी कि अगर कोई भी आपका पर्सन ऐसा है जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है और उस टाइम पे अगर वो अंदर किसी का मर्डर कर देता है जेल के अंदर, तो उसको डेथ सेंटेंस मिलती है 303 के अंदर। 305 है, 307 है, 376A, AB, DB और E इन सब में, और 396 के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर आपकी डेथ की पेनल्टी दी गई है। फिर बात आती है काइंड्स को लेके कि कितने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आईपीसी में दी गए हैं, कितने काइंड्स ऑफ आपके किडनैपिंग है। तो एज लाइक आपके 2 काइंड ऑफ किडनैपिंग दे रखी है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। फिर आपकी पनिशमेंट है तो 5 काइंड ऑफ पनिशमेंट आपकी दी गई है, सेक्शन 53 में एक बार जाके चेक कर लेना। फिर बात आती है एज ग्रुप की रिगार्डिंग कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किसी भी पर्सन की कितनी एज है जो होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग है। तो 82 की बात करोगे और 83 जो आपके लुनेसी वाले हैं उन केसेस के अंदर आपके अंडर 7 का है तो 82 में जाएगा, डोली इन कैपेक्स वाले केस के अंदर, और 83 है तो 7 to 12 रहेगा। फिर आपके 87 है आपका जो दे रखा है किसी भी इंजर्ड पर्सन या फिर डिसीज पर्सन की, जिसने किसी भी इंजरी को सफर करने के लिए खुद ने आपकी वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, जिसके अंदर खुद ही पर्सन आपका क्या करता है, कंसेंट दे देता है, तो उसकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, मतलब ही शुड बी द पर्सन ऑफ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। फिर आपका 89 के अंदर है कि अगर किसी भी गार्जियन की कंसेंट लेनी है तो उस पर्सन में कितने एज का पर्सन होना चाहिए कि उसका जो गार्जियन वो कंसेंट देगा, तो 12 मिनिमम होनी चाहिए। 293 के अंदर किसी को भी अगर कोई ऑप्शन बुक्स वगैरह अगर बेचता है तो 293 के अंदर 20 से नीचे का होगा तो ऑफेंस हो जाएगा। 305 के अंदर अगर 18 से नीचे का कोई भी पर्सन है जो कि चाइल्ड है, उसकी अबेटमेंट करता है, किसी कोई पर्सन ने अबेटमेंट कर दी उसको सुसाइड करने के लिए, 305 18 से नीचे। 317 अबेंडनमेंट की केस के अंदर आपका, तो 12 से नीचे का कोई भी बच्चा उसको अगर अबेंडन कर रहा है तो उसके माता पिता दोनों लायबल होंगे। 12 361 किडनैपिंग के केसेस के अंदर मेल की एज 18 और फीमेल की केस आपकी 18 मेल के केस में 16 और फीमेल के केस में आपकी 18 होनी चाहिए। फिर 366 ए में फीमेल की एज बिलो 18, 366 बी फीमेल की एज बिलो 21, 369 बिलो 16 ईयर्स। 375 के अंदर अगर कंसेंट की बात करें तो 18 एंड 18 अबव होनी चाहिए, और अगर वाइफ की बात करें तो शुड बी द एज कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 18 ईयर होनी चाहिए, जो कि आपका अमेंडमेंट किया गया था अभी थोड़े टाइम पहले। तो वो जो चीज आपकी है 198 क्लोज 6 सीआरपीसी के अंदर भी दे रखी है। तो ये चीजें आपकी है एज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन से जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात आती है आपकी एक एक करके सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट को अपना बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए, सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं चेक कर लेता हूं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट आपने रख लिया, इन सबको चीजों को लिख लेना। इसके अलावा जो चीजें हैं वो फोटो मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको इंस्टाग्राम पे। अब इसके अंदर एक सेक्शन नंबर 90 भी है आपका, कंसेंट के रिगार्डिंग भी है, तो उसके अंदर भी आपकी चाइल्ड की कुछ एज दी गई है। सेक्शन नंबर 90 के अंदर आपकी है, तो अगर 12 साल से कम का कोई भी बच्चा है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, तो वो भी 90 के अंदर आपका बिलो 12, इसको भी देख लेना, ये भी साथ में लिख लेना। अब आती है अपने बेयर एक्ट की बारी सेक्शन 1 के साथ। ये एक तरीके से क्या हो रही है कि इन सेक्शन के अंदर कुछ बताई गई चीज, जैसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन इनके अंदर एक तरीके से आपका क्या है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है, तो इन चीजों को आपने एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद बात आती है अपने बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। देखिए सेक्शन 1 क्या है चीज, जनरल सेक्शन रहता है हमेशा, सबको पता है। इसके अंदर आपकी
टाइटल एक्सटेंट वगैरह दे रखा है, तो आईपीसी आपका कहाँ पे है, पहले रणबीर पेनल कोड हुआ करता जेएनके में, वहाँ पे भी आपका आईपीसी अब एप्लीकेबल हो गया है, और इंडिया के अंदर तो है ही। इन चीज़ों को देख लेना। सेक्शन 2 पे बात करी गई है जो कि बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल की। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब इंडिया के विद इन अगर किसी ने ऑफेंस करा है उसके ऊपर आपका आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। तो बोलता है पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर अगर किसी ने ऑफेंस करा तो एवरी पर्सन की बात करी गई है, चाहे वो आपका नेचुरल पर्सन है, चाहे वो आपका लीगल पर्सन है, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, सबकी लायबिलिटी हो जाएगी। और चाहे वो आपका इंडियन सिटीजन है, चाहे वो आपका नॉन सिटीजन है, मतलब एनआरआई वगैरह हो सकता है, या फिर आपका फॉरेनर हो सकता है, कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया की टेरिटरी के विद इन कोई ऑफेंस करेगा तो आईपीसी उसको पनिशमेंट देगा। बोलते हैं एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ देयर ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अगर वो इंडिया के अंदर ऑफेंस कर रहे हैं तो उसको इंडिया के अंदर उसको लायबिलिटी रखी जाएगी। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अगर कोई बंदा जिसने ऑफेंस तो करा आउट ऑफ इंडिया लेकिन उसको ट्राई किया जा सकता है इंडिया के अंदर, तो बोलता है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अगर इंडिया का कोई भी कानून है जो अप्लाई होता है किसी भी पर्सन के ऊपर जो कि उस पर्सन ने ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया कमिट कर रखा है, उसके लिए शैल भी उसको डील करा जाएगा इस कोड के प्रोविजन के हिसाब से, जैसे कि फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अगर उस पर्सन ने इंडिया के अंदर ऑफेंस करा होता तो उसके ऊपर लायबिलिटी रखते हैं हम लोग आईपीसी के हिसाब से या अदर किसी लॉ के हिसाब से। तो अब अगर कोई भी पर्सन ऐसा जो बियॉन्ड इंडिया अगर ऑफेंस करके आया तो उसको इसके लॉ उसके ऊपर लगेगा आईपीसी। सेक्शन 4 एक्ट का बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की है, जिसको हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 188 के साथ पढ़ते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर किसी ने ऑफेंस कर रखा है तो उसके ऊपर भी आईपीसी आपकी अप्लाई हो रही है। बोलता है प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। अब किसी भी बंदे ने एनी सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया का सिटीजन है, उसने किसी भी प्लेस पे विदाउट इंडिया कहीं पे भी जाके ऑफेंस कर दिया उसको हम लोग डील करेंगे आईपीसी के अंदर। दूसरा बोलता है कोई भी पर्सन है चाहे वो आपका एडमिरल्टी से रिलेटेड अगर ऑफेंस कर देता है, शिप के ऊपर ऑफेंस कर दे, एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस कर दे तो आईपीसी लग जाएगा। थर्ड बोलता है कोई भी पर्सन है जो कि इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर सिचुएटेड किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, मॉनिटर करता है, मॉनिटर को ऊपर आपका अटैक करता है, मतलब यूएसए में कोई बंदा बैठा उसने आपका मोबाइल हैक कर लिया जो कि इंडिया में है, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, तो उस यूएसए में बैठे बंदे के ऊपर भी आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके ऑफेंस की डेफिनेशन इंक्लूड करता है, उन चीजों को पढ़ लेना। कंप्यूटर रिसोर्सेज 2 का 1 का के, इस चीज को एक बार पढ़ लेना, आईआईटी एक्ट के 2 के 1 के में दे रखी है। सेक्शन 5 पे आते हैं। 5 बोलता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ लॉ हैं जो कि आईपीसी उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, तो वो आर्मी से रिलेटेड आपके लॉज हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। एक बार जाके आपने पढ़ना है, सोल्जर से रिलेटेड है, सेलर, एयरमैन, इनके ऊपर उनके लॉ अप्लाई होंगे। सेक्शन 6 बोलता है डेफिनेशन ऑफ द इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। सॉरी, अब क्या बोलता है थ्रू आउट दिस कोड, मतलब इस पूरे कोड के अंदर हर एक वो डेफिनेशन किसी भी ऑफेंस की दे रखी हो, हर एक आपका कोई भी पिनल प्रोविजन दे रखा है, कोई भी इलस्ट्रेशन दे रखी है उस डेफिनेशन के नीचे उस पिनल प्रोविजन के लिए, तो उसको एक ही बार डिफाइन अगर दे दिया तो हर बार उसका सेम मीनिंग समझते जाएंगे। शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन्ड इन दिस चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन के हिसाब से मतलब कि अगर कोई पर्सन ऐसा जिसने ऑफेंस कर दिया उस सेक्शन के नीचे उसका खुद का कोई भी पिनल प्रोविजन दे रखा है या फिर आपका उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर उसके ऊपर जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होती है, वो बात अगर अपनी बात को प्रूव करना चाहे कि मेरा ये जो केस है ये फॉल करता है विद इन दी जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर को, तो हर बार अलग अलग सेक्शन के अंदर हर बार नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख देंगे जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में जाओ वहां पे अप्लाई कर लो और सेक्शन 105 अपना जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से अपनी बात को प्रूव कर लो। हर बार यही चीज आपकी रहेगी। और जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर आएगा 76 टू 106 उसको बाद में पढ़ लेंगे। 7 बोलता है कि एवरी एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्लेन किया गया है इस पार्ट के अंदर किसी भी पार्ट में यूज कर दो, उसके बाद हर कोड का हर पूरे के पूरे पार्ट के अंदर आपका यही सेम मीनिंग माना जाएगा, तो उसका हर बार एक बार एक्सप्लेन कर दिया, हर बार सेम मीनिंग समझेंगे। 8 बोलता है जेंडर मतलब ही और शी दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करता है, डेरिवेटिव को भी। नंबर बोलता है उसके अंदर प्लूरल और सिंगुलर नंबर सारे हो सकते हैं। मेल मतलब उसके बाद आपका मैन और वुमेन है तो मैन किसी भी एज का, फीमेल है वो भी किसी भी एज की। पर्सन मतलब कि कंपनी, एसोसिएशन में कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन हो सकते हैं। 12 पब्लिक क्लास ऑफ पीपल आपके जो बहुत सारे लोग रहेंगे। 13 के अंदर आपका जो क्वीन है उसको रिपीट कर रखा है। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात करेगी, नंबरिंग पढ़नी है। 17 गवर्नमेंट को याद रखना है। 18 इंडिया है जो कि सेक्शन नंबर 7 BCBC में भी दे रखा है। और जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन के 23 के अंदर जैसे स्टेट है और गवर्नमेंट का आपका 3 का 60 है, उसको भी एक बार जाकर देख लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 का सेक्शन 8 जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। 19 में जज सॉरी 19 में जज बोलता है कि जज डिनोट करता है हर वो पर्सन नहीं है जिसको कि स्पेशल आपका अपॉइंट कर रखा है
कि स्पेशली किसी पेपर देके फिर जज लगे, और सिर्फ वही पर्सन नहीं है बल्कि और भी पर्सन होंगे। तो बोलता है कि डज नॉट डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन, हर एक अदर पर्सन भी हो सकता है। कौन सा है? जिसको एम्पावर कर रखा है लॉ ने कि आप एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हो। एक तो वो पर्सन हो सकता है सिविल या फिर क्रिमिनल नेचर का कोई भी है, जिसको अभी अगर अपील नहीं करी गई तो उसका डेफिनेटिव माना जाएगा, तो वो पर्सन हो सकता है। और जो ऐसा कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन हो सकती है विच बॉडी इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव सच जजमेंट, वैसी जजमेंट देने के लिए आपका एम्पावर्ड है। अब इसकी इलस्ट्रेशन आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है। डी इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट है जिसके पास ओनली द पावर टू कमिट द केस टू द एनी अदर मैजिस्ट्रेट है, तो उस केस के अंदर द पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी द मैजिस्ट्रेट या फिर जज उसको नहीं बोला जाएगा। ये डी इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेना इसको जाके। 20 बोलता है कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कि आपका बोलता है कि एक जज जो कि एम्पावर्ड है बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, जो पर्सन आपका अकेला जुडिशियली एक्ट करने के लिए अलोन एम्पावर्ड था, उसी तरीके से बॉडी ऑफ पर्सन जो कि कलेक्टिवली एम्पावर्ड है जैसे ज्यूरी मेंबर है, तो वो आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस। 21 इंपॉर्टेंट है, आपका सर्वेंट पढ़ना है, पब्लिक सर्वेंट को एक बार जाके पूरा पढ़ लेना है। 22 पे आते हैं। 22 आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, तो ऐसी कोई भी चीज है जो कि उन चीजों को छोड़ के जो कि अर्थ से अटैच्ड है उन सबको छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी मूवेबल हो जाएंगी। 23 बोलता है रॉन्गफुल गेन है। रॉन्गफुल गेन क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि गलत तरीके से अपना कुछ भी चीजों को गेन कर रहा है, मतलब गलत तरीके से बेनिफिट ले रहा है, तो वो पर्सन बोला जाएगा आपने क्या किया, रॉन्गफुल गेन कर रखा है। तो रॉन्गफुल गेन क्या है? इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, मतलब अगर किसी भी पर्सन ने कोई चीज की बेनिफिट लिया है लेकिन उस बेनिफिट के लिए वो एंटाइटल नहीं था, स्टिल वो अगर गेन करता है तो उसको बोला जाएगा आपने रॉन्गफुल गेन कर रखा है। रॉन्गफुल लॉस कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी चीज के लिए लीगली एंटाइटल्ड था लेकिन उसको वो चीज आपने नहीं दी, तो वो उसके लिए क्या होगा, गलत तरीके से उसको नुकसान हो जाएगा। मतलब ये पेन का जो ओनर है वो मैं हूं, लेकिन आपने मेरे से ये चीजें छीन ली, तो वो अब क्या होगा, मेरा गलत तरीके से लॉस किया गया क्योंकि मैं इस पेन के लिए एंटाइटल था। गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली के अंदर आपका क्या आएगा, ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन द पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, अगर कोई भी चीज आपके पास है और आपने उस चीज को गलत तरीके से अपने पास रोक के रख लिया तो आपका रॉन्गफुली गेन करा जाएगा। और अगर किसी भी पर्सन को गलत तरीके से केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी कर दे, किसी पर्सन को बाहर निकाल दे प्रॉपर्टी से, किसी को उसके घर से ही बाहर निकाल देना, अब ये उसके लिए क्या है, रॉन्गफुली गेन लॉस करना बोला जाएगा। 24 बोलता है डिसऑनेस्टली, मतलब कि किसी भी पर्सन ने कोई भी एक्ट कर रखा है जो कि ऐसी इंटेंशन से कर रखा है कि वो एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करवाना चाह रहा है, दूसरे पर्सन को उसकी वजह से रॉन्गफुल लॉस करवाना चाह रहा है, तो जो बिचौला पर्सन जिसने जो भी एक्ट कर रखा है उसके लिए माना जाएगा आपने क्या किया, डिसऑनेस्टली आपने एक्ट कर रखा है। 25 बोलता है फ्रॉडुलेंटली, अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी तरीके की कोई भी अगर डी फ्रॉड मतलब कि फ्रॉड करने के इंटेंशन से कुछ भी एक्ट कर दिया, मतलब डिसीट प्लस इंजरी हो रही है, तो उस केस के अंदर बोला जाएगा फ्रॉडुलेंटली उसने एक्ट कर रखा है। इसके ऊपर डॉक्टर विमला वैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, एक बार जाके देख लेना। 26 बोलता है रीजन टू बिलीव, मतलब किसी भी पर्सन के पास सफिशिएंट कोज टू बिलीव है, मेरे पास इतने सफिशिएंट रीजन है कि मैं किसी चीज के ऊपर विश्वास कर सकूं, तो वो रीजन टू बिलीव रहेगा। 27 पोजीशन है वाइफ, सर्वेंट और आपके क्लर्क की। 28 काउंटरफिट है, नंबरिंग पढ़ना है। 29 डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है, सेम वही डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दे रखी है। फिर आपका 29A इलेक्ट्रॉनिक जो आपका रिकॉर्ड है उसको पढ़ना है, 2 का 1 का T IT एक्ट के अंदर। वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 नंबरिंग पढ़ना है। 31 आपका विल को जनरल पढ़ना है जो कि एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वसीयत है। 32 बोलता है कि एक्ट इंक्लूड करता है इलीगल ओमिशन को। 33 है, इसको साथ में पढ़ोगे कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है, एक एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट को इंक्लूड करता है, एक ओमिशन सीरीज ऑफ ओमिशन को इंक्लूड करता है, यही आपका 32 और 3 है। 34 बोलता है एक्ट डन इन आपका सिवरल पर्सन्स ने एक्ट कर रखा है और कॉमन इंटेंशन के लिए, मतलब एक से ज्यादा पर्सन्स थे, उनकी इंटेंशन थी कि वो किसी तरीके के किसी भी ऑफेंस को कमिट करना चाह रहे हैं, तो जब सारे बंदे मिलके वो एक किसी एक्ट को कर देते हैं, अंजाम देंगे, तो माना जाएगा कि उस पर्सन ने सिंगली वो एक्ट करा है। जैसे अगर कोई ए पर्सन बी को मार देता अकेला तो ए को जितनी सजा होती, अब बी पर्सन को मारने में A C D E F जितने बंदे मिले उन सबको माना जाएगा कि उनने अकेले ने उसको मारा होता तो जितना सजा मिलती, सबको उतना सजा दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय द सेवरल पर्सन, मिनिमम पर्सन कुछ नहीं दिया, मैक्सिमम नहीं दिया, कितने भी पर्सन हो सकते हैं, जिन पर्सन्स ने मिलकर आपका क्या किया, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के आड़ में अगर उन्होंने कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया तो ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट, उस एक्ट के लिए ईच पर्सन को लायबल किया जाएगा इन द सेम मैनर, उसी तरीके से जैसे इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, अगर अकेले ने करा होता तो लायबल होते। अब इसके अंदर आपके केस हैं, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का है, तुकाराम गणपत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, और एक महबूब शाह वर्सेस एम्परर का सबसे इंपॉर्टेंट केस। ये सब कुछ आपने जो है केस को पढ़ना है। उसके बाद आपका जो केस है वो आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 35 के अंदर। 35 आपका को ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बात करता है। एक बार है ना, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना। 34 जैसे कि क्या है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड को
नेसेसरी रखता है, 149 के अंदर जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें एक बार देखनी है। इसके बीच में डिफरेंशिएशन किया गया था कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन इंटेंशन क्या चीज होती है, तो चित्रमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, वो भी देख लेना। 35 क्या बोलते हैं, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अगर किसी पर्सन ने कोई भी एक्ट कर दिया, उसकी इंटेंशन सिर्फ क्राइम करने की थी या फिर उसको नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो क्राइम अपने आप में, तो इस वजह से भी वो पर्सन आपका लायबल हो जाएगा। 35 की लैंग्वेज एक बार पढ़ लेना। 36 आपका क्या बोल रहे हैं कि इफेक्ट कोज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी एक्ट कर दी, कुछ एक्ट कर दिया और कुछ ओमिशन की वजह से अगर कोई भी क्राइम कमिट कर रहा है, तो दोनों के लिए उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। जैसे इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, ए इंटेंशनली कोज जेड्स डेथ, ए ने इंटेंशनली जेड की डेथ कोज करी है, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड। एक तो उसको खाना नहीं दे रहा, ऊपर से उसकी पिटाई कर रहा है, मतलब पिटाई नहीं करने की ड्यूटी थी उसकी कि उसको पीटना नहीं है, तो वो पीट रहा है, अब तो ये एक्ट कर रहे हैं। दूसरा, उसकी ड्यूटी थी खाना देने की, लेकिन खाना नहीं दे रहा। अब जब ड्यूटी लगी है उसको ओमिट करना बोलते हैं, जब ड्यूटी थी परफॉर्म नहीं करते तो ओमिट है। जब आपकी ड्यूटी थी नॉट टू डू समथिंग फिर भी कुछ करते हो तो आपको लायबल माना जाता है एक्ट के लिए। तो ओमिशन और एक्ट के अंदर ये चीज आती है। मतलब जैसे कोई भी आपके सेलर्समैन होते हैं या फिर आपके नाविक बोल लो, इनकी ड्यूटी होती है लोगों को डूबने से बचाना एक तरीके से, लेकिन वो बचाते नहीं है। तो जब ड्यूटी इंपोज कर रखी थी फिर भी एक्ट नहीं करते, तो इनको बोलते हैं कि ओमिशन कर दिया। तो पार्टली बाय ओमिशन और पार्टली बाय एक्ट भी अगर कमिट करोगे तो भी 36 के अंदर लायबल हो जाएगा। 37 बोलते हैं कि कोऑपरेशन किया गया है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने में एक से ज्यादा पर्सन ने। अब कोई पर्सन ये एग्रीमेंट कर लेते हैं दो बंदे कि हम लोग सी पर्सन को मार देंगे कुछ कुछ टाइम पे अपना जहर देके, थोड़ी थोड़ी डोज देके। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डोज उसी एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी उसको एडमिनिस्टर करी गई थी, तो वो लायबल हो जाएंगे दोनों आपके डेथ कोज करने के लिए। 38 बोलता है कि पर्सन कंसर्न इन द क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंस ऑफेंस। जो आपके इंटेंशन किसी पर्सन को कुछ एक्ट करने की कुछ और थी, लायबल हो जाएंगे वो। मतलब किसी भी एक्ट के अंदर अगर वो दो पर्सन आपके एंगेज हो रखे हैं और उसके अंदर जो भी उसकी घटना होगी, तो अलग अलग ऑफेंस के लिए भी उनको लायबल किया जा सकता है। 38 के अंदर आपकी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन है अटैक करता है जेड के ऊपर उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर की जो उसको ग्रेव सडन प्रोवोकेशन के अंदर कि वो उस पर्सन को मार सकता था। अब दूसरा कोई भी पर्सन आया उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, अब दोनों मिलकर उसको पीट रहे हैं, लेकिन एक की इंटेंशन खाली ये थी कि मैं इसको पीट के भाग जाऊंगा, दूसरे की इंटेंशन हो सकती है उसको जान से मारने की। तो अलग अलग इंटेंशन के हिसाब से उसको एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग ऑफेंस की सजा दी जा सकती है 38 के अंदर। एक बार जनरल सेक्शन इसको पढ़ लेना। 39 बोलता है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, जहां पे आपको नॉलेज हो, इंटेंशन हो, रीजन टू बिलीव हो, जहां ये तीनों चीजें होंगी वो आपकी आ जाएगी अपने इस वॉलंटरी वर्ड के अंदर। 40 बोलता है ऑफेंस है, तो ऑफेंस के अंदर आपकी कोई भी चीज हो सकती है जो कि पनिशेबल इस एक्ट के अंदर है, या फिर 6 महीने से ज्यादा की सजा, या फिर किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ के अंदर आपकी पनिशमेंट दे रखी है, तो वो सारे एक्ट आपके ओमिशन माने जाएंगे। ये क्या होंगे, ऑफेंस के अंदर आ जाएंगे। 41 बोलता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ बोले तो क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है तो रेंट टेनेंट के ऊपर अप्लाई होगा, किसी क्राइम के ऊपर है तो स्पेशल क्राइम के लॉ बन रखे हैं, एनडीपीएस है तो वो आपके नार्कोटिक ड्रग्स वाली चीजों के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो स्पेशल लॉ है। लोकल लॉ बोले तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अप्लाई होता हो। 43 इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। किसी भी ऐसे पर्सन ने कोई भी ऐसा एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी एक्ट कर दिया जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और विच फर्निश द ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन है, तो वो आपका क्या होगा, इलीगल बोला जाएगा। और किसी भी पर्सन के ऊपर लीगली ड्यूटी थी कि वो कुछ करे, अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो माना जाएगा उसने क्या कर दिया, इलीगल तरीके से उसको ओमिट कर दिया। 44 बोलता है इंजरी है। इंजरी मतलब होता है कि कोई भी हार्म आपका इलीगल तरीके से कोज कर दिया जाता है किसी की बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी पे, तो आपका हो जाएगा इंजरी। लाइफ बोलता है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। डेथ ह्यूमन बीइंग की। एनिमल मतलब कि एनी अदर, कोई भी इंसान को छोड़ के, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो एनिमल है। 48 वेसल मतलब कि आपका जलयान से बात करी गई कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको यूज करा जाता है ह्यूमन बीइंग या फिर प्रॉपर्टी को जल सोर्स के थ्रू, मतलब पानी के रास्ते से किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए जिस सोर्स का यूज करा जाएगा वो आपका वेसल है। फिर ईयर और मंथ है तो आपका ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से चलेगा। 50 बोलता है सेक्शन है। 51 बोलता है ओथ है, सोलेमन कोई भी एफर्मेशन हो सकती है। 52 गुड फेथ के अंदर किसी भी ऐसे पर्सन ने कोई भी एक्ट कर दिया जो कि ड्यू केयर से करेगा तो गुड फेथ है, लेकिन आईपीसी में इसकी नेगेटिव पनिशमेंट आपकी डेफिनेशन दी गई, सॉरी डेफिनेशन नेगेटिव का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो कि नेग्लिजेंटली तरीके से कर रखा है विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन के कोई भी एक्ट करोगे तो वो गुड फेथ आपकी नहीं बोली जाएगी, तो ये डेफिनेशन इसके अंदर दे रखी है। हार्बर, हार्बर मतलब कि किसी भी पर्सन को शरण देना है, अगर कोई भी ऑफेंडर उसको आपने शरण दी या फिर कोई भी चीज आपने उसको इम्यूनिटी के पर्पज से प्रोवाइड करवा दी, तो सब चीजें आपकी 52A में आ जाएगी, जिसको 157 के साथ पढ़ते हैं, 130 के साथ पढ़ते हैं, 216 है, ये सारे सेक्शन दे रखे हैं, वहां पे जाके पढ़ेंगे। 53 चैप्टर नंबर 3 आपका पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट क्या होती है, किसी भी पर्सन को ऑफेंस करने के बदले में दी जाने वाली सजा।
तो फर्स्ट पे डेथ है, डेथ के लिए आपके सेक्शन मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर दे रखे, तो एक बार इसको भी चेक कर लेना। सेकेंडली आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट है, फिर आपका थर्डली रिपील्ड है 1949 में, फिर आपका फोर्थली बोलता है कि दो तरीके की डिस्क्रिप्शन की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, एक सिंपल होती है, एक आपकी हार्डकोर होती है। जो रिगरस है उसको हार्ड लेबर के साथ है, दूसरी सिंपल है। फिफ्थली बोलता है कि फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी को भी फॉरफिच किया जा सकता है, उसके लिए सेक्शन 126, 127, 169, 263A 263 ये सारे के सारे इसकी चीज़ के सेक्शन है। फिर फाइन के हैं, फाइन हो सकता है आपका किसी भी ऑफेंस के लिए सिंपल फाइन हो सकता है, फाइन आपका पनिशमेंट के साथ भी हो सकता है, तो उनको अलग अलग पढ़ते हैं। 53A आपका बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे बोलते हैं ना काले पानी की सजा, किसी को काले पानी की सजा वाली जो चीज़ थी ट्रांसपोर्टेशन मतलब देश निकालना, तो उसकी जगह अब हर जगह पे हम लोग पढ़ते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट। 54 बोलता है कम्यूटेशन है, अब हम बोलते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट है किसी पर्सन की, तो उसको हम लोग कैसे क्या सजा दें, भी 14 माने, 20 माने, या फिर पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ है, तो जनरल सेंस के अंदर उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए रहती है। अगर किसी पर्सन को डेथ की सेंटेंस दे रखी है तो उसको कम्यूट करके कितनी सजा दी जा सकती है, तो इन एवरी केस द सेंटेंस ऑफ द डेथ शैल हैव बीन पास्ड, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। अगर डेथ की है तो कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर उसको किसी भी अदर सजा के लिए कन्वर्ट कर सकती है। कम्यूटेशन मतलब एक तरीके से समझो कन्वर्ट करना, तो डेथ है तो एनी अदर। 54 में बोलता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो 14। फिर 55A में है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी उसको पढ़ लेना। 56 आपका नहीं है। 57 फ्रैक्शन के केस के अंदर 20 ईयर मानी जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ है। डेथ को अगर कन्वर्ट करोगे तो एनी अदर के अंदर, 14 के अगर कन्वर्ट करोगे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को कन्वर्ट करोगे तो 14, डेथ है तो एनी अदर। लाइफ इंप्रिजनमेंट को दो तरीके से कन्वर्ट किया गया है, एक तो 14 में, एक 20 में। 14 में कन्वर्ट करेंगे तो 55, 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 57। चलिए जी। 60 बोलता है सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस कैसे कैसे हो सकती है, तो पार्टली आपकी कैसे हो सकती है, या तो कंप्लीटली होली रिगरस दी जा सकती है, कंप्लीटली आपकी सिंपल हो सकती है, पार्टली सिंपल और पार्टली रिगरस हो सकती है। 63 बोलता है कितने अमाउंट ऑफ आपका जो फाइन हो सकता है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। 64 बोलता है कि अगर आपने नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कर दी तो उसके केस में आपको कितनी सजा मिलेगी, तो उस केस के अंदर आपकी दे रखी है, इसके अंदर इसको एक बार जनरली सेक्शन की रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 65 आपका बोलता है कि मैक्सिमम कितनी लिमिट के लिए लिमिट लगानी है इंप्रिजनमेंट की नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के केस के अंदर, जहां पे आपकी कोई भी ऐसा इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग रखे हैं, तो उसके अंदर जितनी पनिशमेंट है उस पार्ट का 1/4 आपका पनिशमेंट और दी जा सकती है, किसके बदले में, जब आपकी फाइन पेमेंट नहीं करता तो। 66 से डिस्क्रिप्शन की बात करी गई, आइदर रिग्रेस और सिंपल हो सकती है। 67 के अंदर आपका बोल रहे हैं स्केल की बात करी गई कि कितने अमाउंट ऑफ फाइन था, उसके बदले में अगर वो नहीं भरता तो कितनी सजा उसको दी जाएगी, तो 50 रुपए है और वो पैसे नहीं देते तो 2 महीने की सजा रहेगी, 100 रुपए हैं तो फिर उसको 4 महीने की सजा रहेगी, और अगर कोई भी अदर अमाउंट है उसके लिए मैक्सिमम 6 मंथ की उसको पनिशमेंट हो सकती है। 68 के अंदर बोलता है इंप्रिजनमेंट टू टर्मिनेट द पेमेंट ऑफ द फाइन, जैसे ही पेमेंट ऑफ फाइन पे कर देगा उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, उसकी इंप्रिजनमेंट छोड़ दी जाएगा। 69 के अंदर बोलता है कि अगर प्रोपोर्शनल पार्ट देता जाएगा, जितना भी मतलब कि अगर उसके ऊपर 100 रुपीज़ का पनिशमेंट है उसके लिए आपको उसने दी है 4 महीने की सजा, तो उसको अगर 25 रुपए पे कर दिए तो 75 दिन आपका क्या रहेगा, बाकी के जो 3 महीने हैं उस लिए जेल में रहना पड़ेगा। 25 रुपए पर मंथ के हिसाब से बांट लेंगे तो प्रोपोर्शन पे करता जाएगा, उतनी पनिशमेंट उसकी छूटती जाएगी। 70 एक बार जनरल सेक्शन पढ़ लेना। 71 आपका बोलता है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस मेड अप ऑफ द सेवरल पार्ट है, कई सारे पार्ट मिलके एक ऑफेंस को क्रिएट करते हैं, और वो जो पार्ट था अपने आप में वो भी एक ऑफेंस था, तो जो एक नया ऑफेंस निकल के आया उसके लिए सजा दे देंगे। सेम वे जैसे कि डेकोइटी अपने आप में ऑफेंस है, मर्डर अपने आप में ऑफेंस है, जब दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं क्लब टुगेदर, वो भी एक नया ऑफेंस बन के आता है 396 के अंदर, डेकोइटी विद मर्डर, तो उस पर्सन को डेकोइटी विद मर्डर की सजा दे देंगे। तो ये सेक्शन 71 है, इसको एक बार पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन दे रखी कि एक पर्सन एक है, बी के ऊपर 50 बार स्टॉक करता है, 50 बार उसके ऊपर हमला कर दिया तो एक हमले की सजा देंगे जब तक उसको ग्रीवियस नेचर की इंजरी नहीं होती तब तक। 72 बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन की ऑफेंस के लिए केस फाइल हुआ था, उसके जजमेंट आई और जजमेंट के अंदर ये डाउटफुल है कि कौन सी सजा उसको दी जानी चाहिए, तो उसके लिए कौन सी रहेगी, डाउटफुल है तो उस केस के अंदर लोवेस्ट पनिशमेंट वाली हम लोग उसको सजा दे देंगे। 73 जैसे कि काल कोठरी की सजा है, आपकी क्या होती है 73 के अंदर बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कि कीपिंग किसी भी सेपरेट सेल के अंदर रखा जाता है, तो मैक्सिमम उसके लिए दिया गया कि कितनी पनिशमेंट उसकी हो सकती है, तो उसके लिए है कि जब उस पर्सन की टोटल सजा 6 महीने की है तो 1 महीने तक आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है, 6 महीने से 1 साल है तो 2 मंथ की हो सकती है, और 1 ईयर और मोर की है तो 3 मंथ की मैक्सिमम आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। तो ये इसके अंदर 73 में। 74 में आपका बोलता है कि लिमिट क्या रहेगी, तो मैक्सिमम आपकी 7 डेज अंदर रखेंगे, 7 डेज बाहर रखेंगे। 14 डेज के लिए अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो 14 डेज के लिए उसको बाहर रखेंगे। 75 बोलता है कि 211 का 6 CRPC
टू 11 क्लोज 6। एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए उसके ऊपर चार्ज लगाना, यहाँ पे उसकी आपकी क्या करी गई, एनहांसमेंट करी गई, तो नंबरिंग पूछता है 75। 76 जनरल एक्सेप्शन की बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी काम को करने के लिए बाउंड था, या फिर उस पर्सन ने क्या कर दिया, गलती से अगर कुछ कर दिया, कुछ ये सोच के कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं ऐसा करने के लिए, तो उस केस के अंदर उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। मतलब जनरल एक्सेप्शन में उसको हम लोग छूट दे रहे हैं एक तरीके की। तो बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु इज, और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो उसको छूट मिलेगी। मिस्टेक ऑफ लॉ में गलत करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलती। एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। अब ये क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन पढ़ लो अपने आप समझ आ जाएगी। एक सोल्जर है जो कि मॉब के ऊपर अटैक कर देता है बाय द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। अब सुपीरियर ऑफिसर को पावर थी कि वो ड्यूटी, उसकी एक तरीके से ड्यूटी है वो अपने नीचे वाले जो भी ऑफिसर है इंफीरियर उनको ऑर्डर दे सकता है। तो जब नीचे वाला पर्सन था सुपीरियर पर्सन के ऑर्डर की वजह से कुछ एक्ट करता है तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो लायबल नहीं होगा। तो बोलता है सोल्जर है उसने फायर कर दिया मॉब के ऊपर सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से, कन्फर्मली विद द कमांड ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसका कोई ऑफेंस है जो नहीं माना जाएगा। 76 किसकी बात करता है, बाउंड बाय लॉ की बात करता है। अब 79 पे चलते हैं। 79 किसका है अपना, जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है। मतलब किसी का कोई भी एक्ट क्या किया जाना, लॉ ने जिसको जस्टिफिकेशन दे रखी है। तो एक्ट डन बाय द पर्सन जस्टिफाइड बाय मिस्टेक ऑफ द फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अब कोई पर्सन अपने आप को मान ले कि मेरे को लॉ ने इस एक्ट को करने के लिए जस्टिफिकेशन दे रखी है, तो मैं अगर कोई एक्ट करूंगा मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। तो बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु हैज बाय रीजन ऑफ the mistake of the fact and not by the reason of the mistake of law in good faith believe himself to be the justified by law। उसने एक्ट कर दिया तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। इसके ऊपर दो केसेस हैं आपके जो मैंने पहले बता रखे हैं, एक तो स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा, दूसरा है बोंडा कुई वर्सेस एम्परर का केस है पटना हाईकोर्ट का। ये भूत भूतनी वाले केस है, उनको बाद में कभी स्टोरी बताऊंगा। 77 पढ़ते हैं। एक्ट ऑफ द डन किसके द्वारा किया गया, जज के द्वारा। जब वो एक्ट जुडिशियली कर रहा था तो उसने सोचा कि मेरे पास इतना पावर है मैं ऑर्डर पास कर सकता हूं, तो इस एंटीसिपेशन में अगर वो ऑर्डर पास कर देता है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई भी जज ने अगर एक्टिंग जुडिशियली करते हुए कोई भी एक्ट पास कर दिया इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर व्हिच ही इज which in good faith he believes to be given by the law to him। अगर जज को लगता है कि मेरे को ऐसी पावर दे रखी है लॉ ने और मैं ये एक्ट कर सकता हूं, तो उसने एक्ट कर दिया, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं। अगले सेक्शन में बोलता है कि जज ने जब कोई ऑर्डर पास कर दिया और उसके बेस पे किसी दूसरे पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया, इज लाइक हैंगमैन। अब क्या है, जल्लाद था उसने फांसी दे दी और वो पर्सन मर गया। मरने के बाद पता लगा कि जिस जज ने वो जजमेंट पास कर रखी थी फांसी की, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी जज की आपकी वो जजमेंट पास कर सके, तो उस केस में हैंगमैन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 78 आपका बोलता है एक्ट डन परस्यूएंट टू द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नथिंग व्हिच इज इन द परस्यूएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done while such judgment remains in force। जब वो जजमेंट आपकी एनफोर्समेंट में थी उस टाइम पे अगर कोई भी एक्ट कर दिया जजमेंट के बेस पे तो उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 80 बोलता है एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट के अंदर आपकी कुछ चीजें रहती हैं, उनको पढ़ लेते हैं एक बार। बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून की वजह से कोई एक्ट हो जाता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, मिसफॉर्चून था या फिर एक्सीडेंट की वजह से कोई एक्ट हुआ, ना उसको नॉलेज थी ना उसकी इंटेंशन थी और लॉफुल एक्ट कर रहा था लॉफुल मैनर में। गाड़ी ड्राइव करते हो, नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हो, अपनी विद इन जो आपकी स्पीड लिमिट है उस हिसाब से चला रहे हो, एकदम से कोई बच्चा आ गया तो उस केस में आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन सिचुएशन क्या है इसके अंदर आपकी, जैसे एक तो आप रात को 3 बजे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो 60 की स्पीड पे, उस टाइम पे छोटा सा बच्चा आया मर गया तो एक्सीडेंट बोल सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर दोपहर को 3 बजे अगर गाड़ी चला रहे हो तब कोई बच्चा आया तो आपको बोला जाएगा आपको नॉलेज जरूर थी, कुछ हो सकता है। तो ये केस आपके डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे आप एक्सीडेंट के केस में। 81 आपका नेसेसिटी का केस है। नेसेसिटी के लिए आपने सुना होगा आर वर्सेस आपका स्टीफन एंड डेडले का केस जो था उसकी बात हो रही है। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो कि आपने बिना क्रिमिनल इंटेंशन के और दूसरे हार्म को बचाने के लिए आपने कोई एक्ट करा तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। एज लाइक आपका एग्जांपल आता है जैसे कि एक बड़ी नाव है, पानी का जहाज है, उसके अंदर 500 लोग सवार है, उसको आप लेके कहीं जा रहे हो। सामने से आपने देखा कि एक तरफ बड़ी सी चट्टान आ रही है या फिर हो सकता है तूफान आता हो समुद्री, दूसरी तरफ आपने देखा कि 50 लोगों से भरी छोटी एक नाव आ रही है। तो जो 500 लोग आपके साथ थे उनको बचाने के लिए 50 लोगों को मार देना नेसेसिटी का रूल है। तो उस केस के अंदर 81 आता है, रूल ऑफ नेसेसिटी। एक वुडन प्लैंक भी आता है कि मतलब नहर में कोई भी बंदा है डूब रहा है और उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है जिससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा कोई भी पर्सन आया उस लट के ऊपर आपका लटक गया अपने आप को बचाने के लिए, अब आपने क्या करा उस पर्सन को धकेल दिया, तो आपकी लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी। तो ये चीजें आपकी 81 के अंदर आती है। 82 कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब भी कोई ऑफेंस आपके 7 साल से कम के बच्चे ने कर रखा है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। 83 आपका बात करता है क्वालिफाइड पर्सन है
कि 7 से 12 के बीच में किसी की एज है और उस पर्सन को अगर इतनी समझ है कि वो कर क्या रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको नॉलेज है, तो वो लायबल होगा, अदरवाइज इसकी भी लायबिलिटी नहीं होगी। 83 में बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन या फिर चाइल्ड above 7 but under 12 who has not attained the sufficient majority of the understanding to judge the nature or consequences of his conduct on that occasion। उस टाइम पे अपने कंडक्ट का वो जज नहीं कर पा रहा कि मैं कर रहा हूं जो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, तो उसके लिए आपका क्या होगा 7 से 12 देखा जाएगा। अगर वो सही गलत में फर्क कर पा रहा है तो लायबल हो जाएगा, अदरवाइज उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। बात आती है 84 की। 84 में आपके लीगल इंसैनिटी की बात करी गई है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इनसेन है, मतलब अनसाउंड का है, और जो एक्ट कर रहा है उस टाइम पे अगर इतनी उसको समझ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है कि सही है, उसमें फर्क नहीं कर पा रहा, तो वो पर्सन आपका क्या होगा 84 में लायबल हो जाएगा। इसके अंदर आपका एंड वर्ड कर दिया गया है। एक तो और को बापू @ गजराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, और इंसैनिटी के लिए मैकन्यूटन का केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दूसरी चीज आपका पूछता है इसके अंदर की जो नेसेसिटी जो आपकी बताई गई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो कैसी है, लीगल इंसैनिटी की बात करेंगे ना कि मेडिकल इंसैनिटी। 85 बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंटॉक्सिकेशन की वजह से एक्ट करने के टाइम पे ये जजमेंट नहीं ले पा रहा कि ये सही है कि गलत है, तो वो पर्सन की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर उसको बिना उसकी इंटेंशन के, बिना उसकी नॉलेज को पिलाया गया है, उसको इंटॉक्सिकेशन करी गई तो उस केस के अंदर, और अगर उसको इंटॉक्सिकेशन की नॉलेज थी, उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो नशा है, तो उसकी कोई भी एक्सेप्शन उसको नहीं दी जाएगी। 87 बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर आता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि साउंड माइंड का है, अबो 18 ऑफ द एज का है, और उस पर्सन ने किसी भी तरीके की हार्म को उठाने का, सफर करने के लिए खुद ने कंसेंट दे रखी है, तो सामने वाला पर्सन जो कि गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहा है, तो उसके एक्ट से अगर इस कंसेंट देने वाले पर्सन का कोई नुकसान हो जाता है तो उस डूअर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। वो था नथिंग विच इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, डेथ करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और ना ही उसको पता था कि इतने एक्ट की वजह से क्या पता किसी की डेथ भी हो सकती है। इज एन ऑफेंस, उसको माना नहीं जाएगा कि ऑफेंस है। किस वजह से? रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और above the age of 18 who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any act which he is known by the doer to be likely to cause such person who has consented to take the risk of that harm। इसके अंदर नीचे ना इलस्ट्रेशन दे रखी है, उसको पढ़ लेना, बहुत सही है। ए और बी अम्यूजमेंट, मतलब कि टाइम पास करने के पर्पज से आपकी तलवारबाजी के लिए खेलते हैं, उसके अंदर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो दूसरे पर्सन के लिए माना जाएगा कि उस पर्सन ने एक तो कंसेंट दी थी सफर हार्म करने की, तो डूअर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 88 बोलता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी दूसरे पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसी पर्सन की कंसेंट से कोई एक्ट अगर मैं कर देता हूं तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इन डन इन गुड फेथ who has given a consent whether express or implied to suffer that harm to take the risk of that harm। अगर आपने कंसेंट से उसी के एक्ट के, उसी के बेनिफिट के लिए वो एक्ट कर दिया तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होने वाली है। स्पेशली आपका जैसे सर्जन डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द जो आपका पेशेंट है उसके लिए, और लिखित में पहले ले लेते हैं अगर डेथ होगी तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने कंसेंट दी, उसी के बेनिफिट के लिए एक्ट कर रहे हो तो डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 89 बोलता है कि अगर किसी गार्जियन ने एक्ट किया या फिर गार्जियन की कंसेंट से किसी थर्ड पर्सन ने एक्ट किया, यहाँ पे जो आपकी एज दी गई थी 89 में 12 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, तो उसके इसके अंदर भी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 90 बोलता है कंसेंट की भी नेगेटिव डेफिनेशन दी गई कि अगर कोई 12 साल से नीचे का कोई बच्चा है उसने कंसेंट दी तो कोई उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इनसेन पर्सन ने कोई कंसेंट दे दी उसको भी नहीं मानेंगे, और फियर और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, गलत फहमी में कोई कंसेंट देंगे वो भी कंसेंट नहीं मानी जाती। 91 एक बार जनरली पढ़ लेना। 92 में बोलता है कि पर्सन के बेनिफिट के लिए, लेकिन उसकी पर्सन की बिना कंसेंट के आपने एक्ट किया तो भी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। मतलब इतना टाइम ही नहीं था कि उस पर्सन से आप कंसेंट ऑब्टेन करते, या फिर वो कंसेंट देने की हालात में नहीं था, तो उसकी बिना कंसेंट के आपने कोई एक्ट कर दिया, फिर उसको अगर कोई नुकसान होता है तो भी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इट इज सेक्शन 92। 93 बोलता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, जैसे कि डॉक्टर है और डॉक्टर के पास कोई भी पर्सन आपका अपनी रिपोर्ट चेक करवाने गया था और उस पर्सन के अंदर उस डॉक्टर ने पाया कि उसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, उसको पहले बोला कि आपके साथ कोई बंदा है तो आप बता दो, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था, तो डॉक्टर ने उसको जनरली बोल दिया कि आपको कैंसर, आप अपना इलाज करा लो। इस चीज की वजह से नर्वस शॉक लग गया और वो मर गया। अब मर गया तो डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है। रीजन क्या है कि उस पर्सन ने उसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कम्युनिकेशन करी थी, वो बात उसको बताई थी, गुड फेथ में बताई थी, इसलिए उसको कोई लायबिलिटी नहीं दी जाएगी। 94 बोलता है कि एक्टस में इन्वाइटो फैक्टस नॉन एक्टस मेंस एक्टस, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि मैंने किया
मेरी कंसेंट के अगेंस्ट ही मेरे ऊपर प्रेशर डाल के करवाया गया, तो ये एक्ट मेरा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर डेथ कोज करवा ली या फिर स्टेट के खिलाफ कोई भी ऑफेंस करा लिया जिसकी पनिशमेंट डेथ हो, उन दोनों को छोड़ के, अब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ताला बनाने वाला, लेते हैं एग्जांपल, ताला बनाने वाला कोई भी पर्सन जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल के किसी पर्सन ने अगर बैंक का ताला तोड़ लिया और तोड़ने के बाद उन बंदों ने लूट कर ली और सारा सामान लूट के या फिर चोरी करके लेके चले गए, तो ताले वाले की कोई पर्सन की गलती नहीं मानी जाएगी, वो उसका ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर उससे कोई मर्डर करवा ले या फिर ऐसी कोई भी ऑफेंस करवा ले जो स्टेट के अगेंस्ट है, जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तो उस केस के अंदर भी उसकी क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी, उसको कोई भी आपका नहीं माना जाएगा कि उसके ऊपर प्रेशर था। तो ये इसके अंदर आ जाता है, इनको भी एक बार देख लेना। फिर आपका 95 है कि स्लाइट हार्म, मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस अगर आपने कोई कर दिए, चलते पर्सन को थोड़ा धक्का लग गया, थप्पड़ लग गया, नॉर्मल 10 रुपए का कोई केस है, तो जनरली इन केसेस के लिए कोई भी पर्सन आपका कोर्ट में नहीं जाता। तो इसके ऊपर एक मैक्सिम है, सिर्फ डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स है कि जिसके ऊपर ऐसा ट्रिफल के ऊपर जो कोर्ट है वो ध्यान नहीं देता, इसलिए लायबिलिटी नहीं होती। 95 ये है। 96 आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। तो प्राइवेट डिफेंस आपके किसके लिए हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन के लिए हो सकता है या फिर बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है। तो प्रॉपर्टी खुद की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, बॉडी खुद की हो सकती है, बॉडी किसी और की भी हो सकती है। तो इसके लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट है, बचाने के लिए कुछ भी एक्ट कर सकते हो। ये 96 और 7 है। 98 बोलते हैं कि अनसाउंड माइंड का कोई भी पागल आदमी आपके ऊपर हमला करे तो आपके पास कितना राइट है। तो जैसे कोई एक सेन पर्सन है जो सही आदमी है, साउंड माइंड का, वो हमला करता तो आपका जो राइट होता, सेम राइट अनसाउंड माइंड पर्सन के ऊपर भी होगा। पागल को भी रोकने के लिए आप अपना इतना फोर्स यूज कर सकते हो जिससे कि वो पर्सन रुक जाए। 99 बोलता है कि अगर जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो एक्ट करता है या फिर उस पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन के अंडर में कोई और पर्सन एक्ट करता है, तो उन दोनों के खिलाफ आपका क्या होगा, प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका नहीं होगा। मतलब सपोज पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आता है तो आपकी कोई लायबिलिटी, आपका कोई राइट नहीं है कि आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसके ऊपर अटैक कर सको, अनलेस कि वो पर्सन आपको ये ना बता दे कि मैं पुलिस वाला हूँ। जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है तब तक आपका राइट रहेगा, अदरवाइज आपका राइट नहीं रहेगा। और पुलिस वाले ने अगर किसी भी पर्सन को डायरेक्शन दे दी कि आप मेरे बिहाफ पे जाके काम करो, तो उसको भी माना जाएगा कि जैसे वो पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ भी आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करा जाएगा। ये सेक्शन आपका 99 है। फिर आपका बोलता है थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर पैरा है, इसमें बोलता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन द केसेस व्हिच इज टाइम टू हैव रिकोर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा आपके ऊपर हमला हो रहा है लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप पुलिस को फोन करके बुला सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो, तो उस केस के अंदर भी आप उस सामने वाले पर्सन के ऊपर प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फोर्थ बोलता है जितना जरूरी है उतना ही एक्सरसाइज करोगे, उससे ज्यादा अगर बढ़ा के यूज करोगे तो आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं दिया जाएगा। भी सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, आपको थप्पड़ मार रहा है, आप निकाल के गन गोली मार रहे हो, तो ये नहीं माना जाएगा। सेम प्रोपोर्शन है, सामने वाला जितना अटैक कर रहा है उतना ही अटैक कर सकते हो अपने आप को सेव करने के लिए। 100 में बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी के पर्पज से आप डेथ कब कर सकते हो। तो एक तो आपका हो गया कि आपके ऊपर इतना बड़ा असोल्ट हो रहा है जिससे आपको लगे कि मेरी मौत हो सकती है तो मैं सामने वाले को मार दूंगा। दूसरा बोलता है कि अगर ग्रीवियस हर्ट, सर में लठ मार रहा है, कोई रोड मार रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं मर सकता हूं उससे, या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है तो सामने वाले पर्सन की डेथ कोज कर सकते हो। फिर बोलता है रेप होने की अगर आपको लगे, एंटिसिपेशन आए, या फिर लगे कि अननेचुरल लस्ट हो रही है, या फिर किडनैपिंग और अब्डक्शन हो रहा है, या फिर किसी पर्सन के ऊपर रॉन्गफुली उसको कन्फाइन किया जा रहा है, या फिर उस पर्सन के ऊपर आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से एडमिनिस्टर किया जा रहा है एसिड, तो उस केस के अंदर डेथ कोज कर सकते हैं। 101 में बोलता है कि वो जो केसेस जो 100 में थे, इतने बारे 7th तक की लिस्ट थे, उनको छोड़ के कोई और सिचुएशन है तो डेथ के अलावा कोई भी जो दूसरा ऑफेंस है वो कमिट एक तरीके से करोगे तो उसके आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, आप कोई भी एक्ट कर सकते हो अदर देन द डेथ। 102 बोलता है कि आपका राइट कब स्टार्ट होगा, जब आपको ऐसा एंटिसिपेशन दिमाग में आ जाए कि मेरे ऊपर डेंजर आ गया, कि हाँ मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मेरी डेथ हो सकती है, मेरे को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो तब से होगा। जब आपका ये डर खत्म हो जाएगा तो तब तक आपका ये राइट है जो एक्सरसाइज करने के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा। ये 102 है। 3 बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डेथ कोज कब कब करी जा सकती है। तो रोबरी के केस में है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केस में, मिसचीफ बाय फायर के केस में, बिल्डिंग टेंट वेसल के अंदर कोई आग लगा दे, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, ये सारी चीजें जहां पे आपको लगे कि ये काम करने के लिए कोई पर्सन आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कोज कर सकता है तो आप सामने वाले पर्सन डूअर की डेथ कोज कर सकते हो। 104 बोलता है कि जो केस आपके 103 में फॉल करके उनको छोड़ के कोई और सिचुएशन है तो डेथ के अलावा कोई और ग्रीवियस हर्ट तक आप कुछ कर सकते हो डेथ को छोड़ के। अब बोलता है कि आपका राइट कब स्टार्ट होगा प्राइवेट के केस में, जब आपकी प्रॉपर्टी है तो उस केस में प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आपका राइट जब स्टार्ट होगा जब आपको एंटीसिपेशन आए। तो क्या लिखा है, द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंसेस, कब स्टार्ट होगा, रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाए कि मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान होने का खतरा है तो तभी से आपका राइट स्टार्ट हो जाएगा। अगर चोरी की बात करें तो कब तक रहेगा, या तो वो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी आप तक वापस ना पहुंचाते या फिर वो पर्सन उसको कंप्लीटली लेके भाग गया तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हो, डायरेक्टली खुद जाके उससे रिकवर नहीं कर सकते। रोबरी के केस में जब तक आपको लगे कि अटेम्प्ट किया गया है आपके ऊपर डेथ कोज करने का या आपको इंस्टेंट डेथ कोज करने का डर दिखाया गया तो आपका राइट स्टार्ट होगा। जब तक वो रहेगा, रेस्ट्रेंट कर रखा है, आपको रोक रखा है, तब तक आपका राइट रह सकता है।
क्रिमिनल ब्रीच अगर कोई भी ट्रेसपास करता है, मिसचीफ करता है, तो उस केस के अंदर जब तक वो पर्सन आपका ट्रेसपास के अंदर है, ऑफेंस कमिट कर रहा है कंटिन्यूसली, तब तक आपका राइट है। फिर बोलता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का रखा है, तो जब तक वो पर्सन आपका आपके घर के अंदर है, जब तक आपका राइट रहेगा उसको किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट करने की, मतलब एक तरीके से प्राइवेट डिफेंस का आपका राइट रहेगा। 106 बोलता है कि जब आपने अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया तो आपको डर था कि कोई भी इनसेन पर्सन उसके लपेटे में आ सकता है, तो आप भले ही आप उसके ऊपर लपेटे में ले लो, आपका कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट वोलेट नहीं होगा, आपका राइट इंटैक्ट रहेगा। जैसे एक भीड़ आपके ऊपर हमला करने आ रही है, उसके अंदर छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो साथ में मिल गए, अब आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे, उस भीड़ के ऊपर गोली चलाओगे, और वो गोली चलाने की वजह से अगर इनसे वो छोटे बच्चे अगर लपेटे में आ गए तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को सेव कर रहे थे। ये 106 है। 107 बोलता है अबेटमेंट का केस। अबेटमेंट मतलब किसी पर्सन को उकसाना है कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो जिस पर्सन ने उकसाया वो एज एन अबेटर 108 में लायबल होगा, जिसने एक्ट कर दिया वो पर्सन आपका उस मेन ऑफेंस के लिए लायबल होगा। 107 क्या बोलता है, अबेट ए थिंग है, उसके अंदर आपकी किस तरीके से हो सकती है, 3 चीजें बता रखी है, या तो इंस्टिगेट करके किसी भी पर्सन को, या फिर कॉन्स्पायरेसी रच के, या फिर किसी भी पर्सन ने आपने क्या किया इंटेंशनल एड के थ्रू, तो ये आपके लायबल हो सकते हैं। फिर आपका बोलता है कि कब माना जा सकता है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन सेकंड है वो इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लेना इसको एक बार जाके। 108 में अबेटर है, जिस पर्सन ने अबेट कर दिया अबेटर माना जाएगा, उसकी लायबिलिटी रहेगी। बात आती है कि अबेट करने के बाद सामने वाले पर्सन ने अगर वो एक्ट नहीं करा तो क्या होगा, जिसने एक्ट नहीं करा, सपोज मैंने आपको अबेट करा कि आप जाके किसी सी पर्सन का मर्डर कर दो, लेकिन आप मर्डर करके नहीं आए, तो लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, एज एन अबेटर के तौर पे मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। 108 ए पढ़ लेना, अबेटमेंट इंडिया में हुई है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि इंडिया के बाहर कमिट करना है, तो उसके लिए मतलब दिल्ली से फोन करके लाहौर में बोल दो कि लाहौर में आप एक बम फोड़ दो जी, तो उसके लिए लायबिलिटी इंडिया के अंदर भी रहेगी। 109 के अंदर आपकी एक पनिशमेंट की रिगार्डिंग दे रखी है, इसको भी पढ़ लेना है। 110 पढ़ना और 111 पढ़ना है। 111 कब पढ़ना है, जब आपका बोला कि ऑफेंस किसी दूसरे तरीके का करने के लिए बोला गया था, करके कुछ हो रहा है तो भी लायबिलिटी है, तो उसके केस के अंदर आपकी लायबिलिटी की बात करी गई है। 112 कम्युलेटिव पनिशमेंट मिलेगी दोनों को, वो पढ़नी है। 114 जहां पे ऑफेंस कर रहे हो उसी जगह पे अबेटर भी प्रेजेंट है, तो माना जाएगा कि वो पर्सन खुद अबेटर ने वो ऑफेंस कमिट कर रखा है, तो उसको उसी की लायबिलिटी मिलेगी। 115 देख लेना। 120 ए बोलता है कि कोई भी आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन किसी भी एक्ट को करने का या फिर किसी और से करवाने का षड्यंत्र रचते हो। अब वो एक्ट कैसा हो सकता है, इलीगल एक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका लीगल एक्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उसको करने का इलीगल तरीका हो सकता है, या तो लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, या फिर इलीगल एक्ट को करवाने का एग्रीमेंट खुद करने का किसी और से करवाने का, जो एग्रीमेंट होगा ये अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रहेगी 120 ए के अंदर। फिर प्रोवाइजो है, इसके अंदर बोलता है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ऑफेंस को कमिट करने के एग्रीमेंट के अलावा कोई भी एग्रीमेंट कर लो, आप ऑफेंडर नहीं माने जाओगे, लायबल नहीं है, और जब तक कि वो कोई उस एग्रीमेंट के ऊपर एक्ट नहीं हो जाता तब तक आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। इसके ऊपर केस है, पनिशमेंट 120 बी में दे रखी, पढ़ लेना। 121 पढ़ना है, 122 पढ़ लेना, 124 ए सेडिशन नंबरिंग पढ़ लेना। राजद्रोह की बात करी गई है, उसके अंदर आपका कोई भी पर्सन ऐसा जो कि गवर्नमेंट से डिसअफेक्शन करवा दे एक तरीके से, या फिर अटेम्प्ट करता उसको एक्साइट करने की, तो 124 ए में आ जाएगा। डिसलॉयल्टी की फीलिंग पैदा करवा दे तो वो सारे लायबल होंगे इसके अंदर। फिर आपका सेक्शन नंबर 141 है। 141 बोलता है अनलॉफुल असेंबली है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा पर्सन है, वो इकट्ठे हो रखे हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है किसी भी पर्सन का, उनमें से किसी का भी या सबका, कोई भी ऑफेंस कमिट करने का। तो ऑफेंस के अंदर एक ओवर एव है, मतलब कि आतंकित करने का, किस चीज के थ्रू, क्रिमिनल फोर्स के थ्रू, और आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के कोई भी लॉ हैं उनको एक तरीके से आपका एग्जिस्टेंस में नहीं आने दे, उनको रोका जा रहा है तो भी माना जाएगा। रेसिस्ट करते हैं, उनके लॉ के एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहे, लीगल प्रोसेस को लागू नहीं होने दिया जा रहा है, वो सबका है। या फिर मिसचीफ कमिट किया जा रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, या फिर अदर कोई भी ऑफेंस कमिट करा जा रहा है, ये सारे, या किसी भी पर्सन को कुछ भी एक्ट इलीगली करने के लिए बाउंड करा जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो भी, तो ये सारे पर्सन आपके क्या हो सकते हैं, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। सबको लायबिलिटी मिलेगी जैसे उसने अकेले ने कोई एक्ट कर रखा है। हालांकि ये चीज एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि जब इकट्ठे हुए थे तो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, लेकिन बाद में कॉमन ऑब्जेक्ट आपका टू डू एनी इलीगल एक्ट, उसके लिए बाद में जनरेट हो रही है इंटेंशन, तो बाद में भी आपकी अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। 142 में बीइंग मेंबर अगर है, इंटेंशनली ज्वाइन कर रखा है और उसी के अंदर कंटिन्यूअसली हो, तो 142 के अंदर लायबिलिटी। 143 में बोलता है कि 6 मंथ की पनिशमेंट हो जाएगी जब आप उसके मेंबर रहते हो। 144 में ज्वाइनिंग अनलॉफुली असेंबल्ड आर्म्ड विद डेडली वेपन, डेडली वेपन के साथ अगर आप हो उनको ज्वाइन करते हैं तो 144। 145 छोड़ देना। 146 बोलता है राइट, मतलब कि बलवा, जब कोई भी आपका पर्सन है जो कि फोर्स करता है, वायलेंस यूज करता है, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था,
इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच सच पर्सन, तो उस केस के अंदर उस पर्सन को भी लायबल किया जाएगा, हर एक पर्सन को। 146 के अंदर 2 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी। 149 में बोलता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली का जो भी मेंबर था वो गिल्टी माना जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए जो उन्होंने ऑफेंस कमिट कर दिया। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का केस है ये 149, इसको एक बार पढ़ लेना। जनरल सेक्शन नंबरिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपका अभी पीटी के लिए। नंबरिंग मतलब 5 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, यही लायबिलिटी है। फिर आपका 153 ए में देख लेना थोड़ा सा, 153 ए में देख लेना, मास ड्रिलिंग वाली चीज है। 144 ए सीआरपीसी के साथ है। फिर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है नीचे, उसको देख लेना 153 ए के अंदर कि आर्म की क्या क्या मतलब कि डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएंगे। तो फायर आर्म्स हो सकते हैं, शार्प एज तेज धारदार वाले हो सकते हैं, लाठी डंडा स्टिक्स सारी चीजें आ जाएंगी। 159 एफरे, 2 या 2 से ज्यादा बंदे आपस में लड़ाई करके पब्लिक पीस को भंग कर रहे हैं, लायबल हो जाएंगे 160 के अंदर, 1 मंथ 100 रुपीज। 166 कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो लॉ की डिसओबे कर रहा है, लॉ को मानता नहीं है इस इंटेंशन से कि लोगों को इसके ऊपर कोई इंजरी कमिट कर सके, तो 166 है। 166 ए है कि लॉ के द्वारा दी गई डायरेक्शन को नहीं मानता है, इस लाइक एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया, एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके लिए लायबिलिटी हो जाती है, जैसे आपका 166 ए सी के अंदर है। फिर आपका 166 बी है, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम है, कोई भी डॉक्टर है वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता तो वो केस आपका 166 बी में जाता है, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर है, गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का कोई भी आपका डॉक्टर हो या फिर ऑफिसर हो या फिर आपका कोई हॉस्पिटल का मेंबर है, तो वो सारे लायबिलिटी मानी जाएगी। अब इनके अंदर एक चीज आती है, कोई भी ऐसा डॉक्टर है जिसके पास स्किल है प्रॉपर लेकिन वो इलाज नहीं करता तो भी लायबिलिटी। दूसरा बोलता है स्किल है, इलाज भी कर दिया लेकिन वो क्या करता है नेग्लिजेंटली कर रहा है तो भी यहाँ पे लायबल। तीसरा स्किल नहीं थी फिर भी इलाज करके बैठे हो तो भी लायबल यहाँ पे, तो इनको याद रखना। 168 मार्क कर लो पढ़ लेना, 170 मार्क कर लो पढ़ लेना, 171 ए कैंडिडेट, 71 बी ब्राइबरी लेना देना, घूसखोरी करना इलेक्शन के पर्पज से, मतलब अपनी रिश्वत को लेना, रिश्वत देना, ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट करना और देना दोनों ऑफेंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कोट करना आपके इलेक्शन के टाइम पे 171 सी डी ई ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चीज आपने पार्टी देने के लिए दे दिया, जैसे कोई ये चीजें करोगे तो भी ऑफेंस माना जाता है। नंबरिंग चल रही है 172 इंपॉर्टेंट है, 173 निशान कर लो, 174 पढ़ लेना। 177 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत सूचना देना, 177 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट एथोराइज टू क्वेश्चन, जो भी ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए एम्पावर्ड है और उसका आप सही से जवाब नहीं देते तो 42 जैसे बता रखा है सीआरपी से अरेस्ट कर सकते हैं, वैसे 179 है, 6 महीने की पनिशमेंट हो सकती है। 180 है साइन करने से स्टेटमेंट के ऊपर मना करते हो तो लायबिलिटी हो जाएगी। 187 इंपॉर्टेंट है, 100 का क्लोज 8 सीआरपीसी के साथ, 100 का 8 सीआरपीसी और 187 एक साथ पढ़ने हैं। पब्लिक सर्वेंट ने आपसे हेल्प मांगी, हेल्प करने से मना कर रहे हो, 187 में लायबिलिटी। 191 के अंदर गिविंग फॉल्स एविडेंस दी है तो भी लायबिलिटी हो जाएगी। फैब्रिकेट करते हो 192 इंपॉर्टेंट है, उसकी आपकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाली ए एक बॉक्स के अंदर जो जेड का बॉक्स है ना, ए एक पर्सन एक जेड है, अब ये ए पर्सन क्या करता है जेड के एक डिब्बे के अंदर सोने की ज्वेलरी डाल देता है ताकि वो पर्सन फंस जाए, चोरी के इल्जाम इस पर्सन पे लगे, तो इस ए ने क्या ऑफेंस करा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का 192। 195 ए इज टू बी रेड विद सेक्शन 195 ए आईपीसी सीआरपीसी। 200 पढ़ लेना, 201 पढ़ लेना, 204 पढ़ लेना, मतलब कि एविडेंसेस छुपाने का केस है। 29 पढ़ना है, 210 जनरली पढ़ लेना, 212 हार्बरिंग का है, एक्सेप्शन दे रखी है वाइफ के ऊपर हस्बैंड के ऊपर हार्बर का केस नहीं लगता है, अपने हस्बैंड या वाइफ को कोई भी पर्सन शरण दे सकता है उसको पनिशमेंट से बचाने के लिए। हार्बर होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है कोई भी ऑफेंडर को अपनी शरण दे रहा है ताकि उस पर्सन को सजा से बचाया जा सके, तो लायबिलिटी हो जाएगी। 216 नंबरिंग पढ़ लेना, 216 ए पढ़ लेना, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है 216 ए। 228 इंटेंशनली इंसल्ट करना या इंटरप्शन करना पब्लिक सर्वेंट को जो कि जुडिशियल एक्ट कर रहा है, मतलब कि जुडिशियल ऑफिसर है वो अपने एक्ट के अंदर उसको अगर डिस्टर्ब करोगे तो जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। 228 कोई भी ऐसी 228 ए में चलो कि कोई भी ऐसी रेप की विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया, न्यूज़पेपर में नाम छाप दिया, सब कुछ कर दिया, तो 228 ए के अंदर है उसका नंबरिंग पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 229 ए नंबरिंग पढ़ लेना। 230 कॉइन के अंदर इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, कोड़ी कॉइन नहीं माना जाएगा। लम्स ऑफ अनस्टैम्प कोई भी आपका कॉपर है मनी माना जाएगा लेकिन कॉइन नहीं है। मेडल वगैरह जो भी आते हैं कॉइन नहीं होता है। कोई भी आपका फरुखाबाद जो आपकी रुपीस हैं फॉर्मली उनको मनी माना जाता है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो नो लॉन्गर यूज, अब लेकिन यूज के अंदर नहीं है। 231 काउंटरफिट कॉइन के अंदर नंबरिंग, 232 नंबरिंग, 238 नंबरिंग, 239 नंबरिंग, 240 41
ये सारे सेक्शन आपके नंबरिंग के रहते हैं। 251 को पढ़ लेना, उसके बाद 255 इंपॉर्टेंट है, काउंटरफिट आपकी गवर्नमेंट स्टैम्प की बात करी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 230 और 255। 264 काउंटरफिट अगर कोई भी चीज़ जैसे मतलब कि फॉल्स इंस्ट्रूमेंट है आपका मेजरमेंट करने के लिए या वेट करने के लिए कोई भी चीज़ है, जैसे मतलब वो नहीं देखा आपने कोई वीडियोस आती है जिनके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन होता है क्या करता है एक तरीके से वजन कर रहा होता है तोलने के टाइम पे, तो नीचे चुंबक चिपका देते हैं आपके तराजू के एक साइड में, तो वो जो चीज़ें हैं 264 के अंदर आती हैं। अगर जैसे मेजरमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ है उनको यूज़ करते हैं, नापने के लिए कोई भी, एक नायक मूवी के अंदर होता है वो जो बोलता है उसके अंदर प्रेस रावल कि वो वर्ल्ड कप वाली चीज़ कि जिसके अंदर ऑयल नापने का जो आपका मेजरमेंट वाला है उसके अंदर ऊपर नीचे देखोगे डायलेटर आता है, तो वो वाली चीज़ें 265 के अंदर आती हैं, उनको एक बार देख लेना है। 267 फॉल्स वेट और मेजर अगर यूज़ कर रहे हो तो उनका हो जाता है। 268 पब्लिक न्यूसेंस की बात करेगी, एक पर्सन को लाइबल किया जाएगा पब्लिक न्यूसेंस के लिए जिसने कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया या फिर इलीगल ओमिशन करने के लिए वो गिल्टी है कोई भी पर्सन which cause any common injury, danger to or to annoy to the public or the people in general who dwell or occupy the property in the vicinity। किसी भी एरिया के अंदर किसी की कोई प्रॉपर्टी है और वहाँ पे कोई भी बंदा रहता है, अगर उसको कोई भी तरीके की कोई भी नुकसान पहुँचाने के पर्पज से दूसरा कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा, तो उसकी लायबिलिटी आएगी। क्या बोला, एक बार बेयर की लैंग्वेज देख लेते हैं। ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच कोज बाय एनी कॉमन इंजरी, किसी भी तरीके की कॉमन इंजरी उसको कमिट करी जा रही है इलीगल एक्ट या फिर आपका इलीगल ओमिशन करके, डेंजर उसको पहुंचाया जा रहे हैं, उसको एनोय किया जा रहा है किसी भी तरीके का किसी भी पर्सन को जो कि वहां पे रहता हो या प्रॉपर्टी ले रखी है उस केस के अंदर, विच नेसेसरली कोज इंजरी और ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर और टू द पर्सन हु मे ओकेजन बाय यूज ऑफ द पब्लिक राइट। अब इन चीजों के अंदर उसको माना जाएगा कि पब्लिक न्यूसेंस का इसने ऑफेंस कर दिया, जो कि सेक्शन नंबर 3 क्लोज नंबर 48 जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 में दिया गया है। नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से स्प्रेड करते हो इन्फेक्शन या डिजीज फैला रहे हो, कोरोना के अंदर बाहर घूम रहे थे फालतू में बिना मास्क के घूमते हैं 269। 70 जब किसी को पता था कि हाँ उस पर्सन को कोई बीमारी है फिर भी वो अगर खुले में घूम रहा है, जानबूझ के कोई एक्ट कर रहा है जिससे कि इंटेंशन उसकी है एक तरीके की बीमारी फैलाने की 270। क्वारंटाइन रूल, आपको घर के अंदर क्वारंटाइन किया गया था फिर भी बाहर घूम रहे थे 271 नंबरिंग। एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड और ड्रंक, कोई भी ड्रिंक है उसके अंदर आपकी मिलावट करके बेचते हैं, फूड के अंदर मिलावट करते हैं तो 272। ड्रग्स को अगर मिलावट करके बेचते हैं 274। 277 जैसे कपड़े धोने जाते हैं पानी खराब कर रहे हैं वो सारा 277। एटमॉस्फेयर को डेंजरस बनाते हैं लाइफ के लिए 278 नंबरिंग। रैश ड्राइविंग और आपकी राइडिंग करते हैं पब्लिक वे के अंदर, अब राइडिंग करना होता है बाइक के ऊपर घोड़े के ऊपर, जैसे ड्राइविंग करना होता है गाड़ी के अंदर, तो ये सारी चीजें जहां पे आपकी ड्यूटी थी प्रॉपरली ध्यान करके गाड़ी चलाने का 279 है। इज टू बी रेड विद सेक्शन 336। एक बार आ जाओ, 336 है, 7 है, 8 है, इन तीनों सेक्शन को एक ही साथ खत्म कर देते हैं। अभी आपका 336 क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे कि दूसरे पर्सन की पर्सनल सेफ्टी को आपने डेंजर में कर दिया, उसकी वजह से किसी तरीके का ग्रीवियस हर्ट कोज हो जाता है तो 38, हर्ट हो जाती है 37। अब ये क्या चीज है, एक तरीके से आपकी यहाँ पे अभी तक आप प्री एक्सीडेंट एक्ट की बात कर रहे हो, मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं है, एक्सीडेंट से पहले की स्टेज है तो 36, 7, 8। एक्सीडेंट हो जाएगा कोई एक्ट हो जाता है तो 279 एक तरीके से लग जाता है, जहां पे आप रैश ड्राइविंग करते हो तो उसके केस में 6 मंथ और 1000 तक की पनिशमेंट। अगर उस वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो 304A में चला जाएगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। 284 नेग्लिजेंट कंडक्ट है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है जैसे जहरीली आपकी कोई भी चीज होती है उससे अगर कोई खेल कर रहे हो तो वो चीज 284 में। फायर के साथ कमस्टाइल कोई भी मैटर है, ज्वेल एंड सील पदार्थ हो उसके साथ अगर कोई मजाकिया तौर पे कुछ करते हैं, बॉम्ब होते हैं आपके दिवाली के टाइम पे किसी में फेंक दिया तो वो चीजें आपकी 285 के अंदर। शादी में फायर करना 285 उसी में भी लगता है। 292 पे है कि किसी भी तरीके की ऑब्सीन बुक्स वगैरह ये चीजों को बेचना, अब्दुल वसीस मोनिका का केस था। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि सबसेक्शन 2 को पूरा करने के पर्पज से कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें अगर कोई भी बेचता है तो वो सारी चीजें आपके आ जाती हैं 292 के अंदर। और किस लिए, ताकि वो दूसरे पर्सन की इंटेंशन को एक तरीके से लेसविशियस बना सके, उसको करप्ट कर सके, तो वो सारी चीजों के पर्पज से किया गया काम आपका हिकलियन टेस्ट रूल आ जाता है 292 के अंदर, इसको देख लेना। ठीक, फिर आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर सेक्शन 4 का प्रोवाइजो दे रखा है, वो 292 की जो अगले पेज पे एक्सेप्शन है उसको पढ़ लेना उसके साथ।
293 बोलता है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट वगैरह यंग पर्सन को बेचना, यहाँ पे आया होगा कहीं, तो 20 साल से कम का कोई भी बच्चा है उसको अगर 292 वाली चीजें आपकी बेची जा रही है, कोई बुक्स वगैरह है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम के लिए 3 ईयर 2000 की, सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंटली के 7 ईयर और 5000 की। 294 बोलता है एक तरीके से हनी सिंह के गाने, ठीक है, ऑब्सीन एक्ट और सॉन्ग वगैरह, तो ये सारी चीजें आपकी 294 के अंदर चली जाएंगी। 294A बोलता है किसी तरीके की लॉटरी ऑफिस रखना, तो वो सारी चीजें 294A के अंदर है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ड्रॉ, लकी ड्रॉ निकालते हैं ना जैसे, तो 294A है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट का है तो लाइबल नहीं होगा। 294A नंबरिंग पढ़ना। 295 से लेके 298 तक के ये रिलीजन से रिलेटेड है, और 290 से आगे के सेक्शन सेकंड पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट को आप शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, और इस वीडियो के अंदर जो भी आपके, जैसे मैंने बताया था, इंस्टाग्राम पे फोटो मिल जाएगी, टेलीग्राम का हमारा चैनल बना हुआ है, तो उनके जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पार्ट 1 के अंदर सेक्शन 1 to 298, और नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसके अंदर 299 से 511 तक का। तो उसके लिए वेट करते रहिए, आपको जल्दी ये वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।